हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पूरा सिंक्रोनस मोटर डील करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है सिंक्रोनस मोटर का, लेकिन जो रिमेनिंग टॉपिक था जैसे सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, एप्लीकेशन पार्ट एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट और कुछ एक आध टॉपिक है वो रह गया, वो मैं आपसे इस क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएगा सिंक्रोनस मशीन, और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरे क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंक्रोनस मशीन। तो आइए हम देखते हैं अपना सिंक्रोनस मशीन। कुछ देखिए इसमें फीचर्स होते हैं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, डबली एक्साइटेड मशीन होता है, तो वो सब कॉमन पॉइंट है इसमें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, पहला सिंक्रोनस मोटर वहां पर यूज होता है जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, लो स्पीड एंड लार्ज पावर की रिक्वायरमेंट जहां पर भी होती है वहां पर हम यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर is used where the requirement is low speed and large power. This is the very first point. ठीक है, लेस देन 600 RPM के लिए ये यूज होता है। और इसमें क्या होता है, इस एप्लीकेशन के लिए, एंड फॉर दिस applications the synchronous motors are cheaper and small in size. अगर इस तरीके का एप्लीकेशन में आप यूज करेंगे सिंक्रोनस मोटर तो आप लोगों को सस्ता भी पड़ेगा और स्मॉल साइज भी हो जाएगा हमारे पूरे मशीन का, सिस्टम का। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। दो तरीके का होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस जनरेटर का। इसमें भी देखिए जैसे कि हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर या ऑल्टरनेटर पढ़ा था, दो तरीके का, सिलेंड्रिकल रोटर एंड सेलिएंट पोल रोटर। कंस्ट्रक्शन वाइज सब कुछ सेम है, सिर्फ ऑपरेशन में ऑपोजिट है। तो पहला वाला हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर, एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन अगर आपसे कोई पूछता है तो सेम कंस्ट्रक्शन आप करेंगे जैसा कि मैंने बताया था। सिलेंड्रिकल रोटर में हमारा यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, तो वहां पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंस कंसिडर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, या फिर अगर इम्पीडेंस कंसिडर कर रहे हैं तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस। लेकिन सेलिएंट पोल रोटर हमारा एक ऐसा मशीन है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। अलॉन्ग डी एक्सिस हमारा क्या होता है, एयर गैप सबसे कम होता है, और अलॉन्ग क्यू एक्सिस हमारा एयर गैप ज़्यादा होता है। और इस रिएक्टेंस वेरी होने की वजह से दो रिएक्टेंस आपका पिक्चर में देखने को मिलता है, एक XG एंड एक XQ। सारा देखिए केसेस सब कंस्ट्रक्शन में सब कुछ सेम रहेगा ऑल्टरनेटर की तरह, सिर्फ ऑपरेशन में रिवर्सल हो जाएगा। तो यही चीज़ आप लोगों को समझनी है, कुछ नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप्स। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या होता है, सेलिएंट पोल यूज किया जाता है किस चीज के लिए, लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगर मैं सेलिएंट पोल का लिखूं तो सेलिएंट पोल रोटर is used for low speed application होता है। और उसके बाद क्या होता है, and they are more stable. These motors are more stable. ठीक है, स्टेबल ज़्यादा होता है। और क्यों होता था, ड्यू टू रिलेक्टेंस पावर हम लोगों ने देखा था, स्टेबल ज़्यादा होता है सेलिएंट पोल। तो ये आपको हो गया थर्ड पॉइंट। ये सब कॉमन पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस की थी ऑल्टरनेटर के केस में, कि दे आर मोर स्टेबल ड्यू टू द रिलेक्टेंस पावर, एक एक्स्ट्रा आ जाता था सेलिएंट पोल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कोई कॉमन पॉइंट है, देख लीजिए। डबली एक्साइटेड मशीन होता है। फीचर्स हमारा है डबली एक्साइटेड,
डबली एक्साइटेड मोटर और मशीन लिख लीजिए, मोटर तो है ही ये। क्यों इसको डबली एक्साइटेड हम मशीन बोल रहे थे फ्रेंड्स? क्योंकि वहां पर हम लोगों ने देखा था स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग ऐसे सप्लाई देते हैं एंड रोटर में हम डीसी से कनेक्शन करते हैं। डीसी सप्लाई की हेल्प से हम लोग रोटर को मूव करते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों को समझनी है, डबली एक्साइटेड मशीन क्या होता है, सिंगली एक्साइटेड मशीन क्या होता है। ये मैं फीचर्स है डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद देख लीजिए आप, उसके बाद आप लोगों का क्या पॉइंट है, दे ऑलवेज रोटेटेड सिंक्रोनस स्पीड, दे ऑलवेज रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करता है ये, ठीक है। और क्यों मूव करता है? ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से हमारा क्या होता है, रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड में, ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर पोल एंड रोटर पोल, स्टेटर पोल एंड रोटर पोल। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो ये है कि सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। आप लोगों को आई बात समझ में? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसका रीजन इसका क्या कारण है वो मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से, रीजन क्या है और क्यों नहीं होता सेल्फ स्टार्टिंग और उसको सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप मेंस के लिए लिख रहे हैं, देखिए तो मेंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड एक्सप्लेन द स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। और ये 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें आप लिख लीजिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। और अगर आप प्री के लिए देखिए तैयारी कर रहे हैं तो प्री में सिर्फ आप लोगों से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स या मशीन आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो एक होता है हमारा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, द सेकंड मशीन इज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये 2 मोटर होते हैं हमारे सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, इनको एक्सटर्नल मेथड के द्वारा सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये कुछ फीचर्स हैं हमारे सिंक्रोनस मोटर का, एप्लीकेशन पार्ट अब हम आगे देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और मैं भी गई थी जब कोल इंडिया का इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो वहां पर मेरे से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्लीकेशन बताइए डीसी मोटर का एंड जनरेटर का। तो जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे तो एप्लीकेशन पार्ट जरूर पढ़ के जाइए, अगर आप मशीन अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हैं तो, ठीक है। समझ में आया? अब एप्लीकेशन पार्ट लिख लीजिए आप, कुछ कुछ एप्लीकेशंस है कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो हम अभी देखने वाले हैं। आई होप आप ये सब पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस पॉइंट से आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। एप्लीकेशन क्या है सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जनरली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, वही सब आप लोगों को बताना पड़ेगा एज अ प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर्स का एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर यूज होता है हमारा मेनली कंप्रेसर्स में यूज होता है, ठीक है। लिख लीजिए फर्स्ट कंप्रेसर, सेकंड अभी मैंने बताया लो स्पीड लार्ज पावर के लिए, जहां पर भी इस टाइप की रिक्वायरमेंट नजर आती है तब हम वहां पर सिंक्रोनस मोटर हमारा लगा सकते हैं। थर्ड हम यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में, रेसिप्रोकेटिंग पंप इसमें हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम स्टील मिल्स और रोलिंग मिल्स में भी लगाते हैं इस टाइप का मशीन मोटर, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम यूज करते हैं इसको क्रशर और ब्लोअर्स में, क्रशर्स
एंड ब्लोअर्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन। सिक्स्थ एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं इसको कहीं भी एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इतने एप्लीकेशन में अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो देखिए आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे कोई भी स्टेट जेई एई एग्जामिनेशन हो, सिंक्रोनस कंडेंसर का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और सिंपल एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंस में कहीं आपसे नहीं पूछा जाता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है। सिंक्रोनस कंडेंसर वो है जहां पर हम एक सिंक्रोनस मशीन को सिंक्रोनस मोटर को असिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर विथआउट मैकेनिकल लोड। ये आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आप इसमें मार्क कर लीजिए, विथआउट मैकेनिकल लोड। एमसीक्यूज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अलग से देखिए मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं लिखवा रही हूं। यहां पर मैंने सिर्फ ये बोला है कि सिंक्रोनस कंडेंसर को, ये किसका पार्ट है, एप्लीकेशन का पार्ट है सिंक्रोनस मोटर का। और जब आप एक सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेट करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर में विथआउट मैकेनिकल लोड, और ये काम करेगा सिंक्रोनस कंडेंसर का। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। ये नोट डाउन कर लीजिए, इस पूरे टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये। ठीक है, नोट पॉइंट है। उसके बाद हम इसका कुछ एडवांटेज देखेंगे और कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने एडवांटेज देखा था, जैसा कि हम एडवांटेज देखे हैं, यहीं पर मैं लिख दे रही हूँ एडवांटेज भी, क्योंकि थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बस समझने वाली बात है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है। एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर। एडवांटेज क्या क्या है ये आप समझिए। जैसा कि ये यूज्ड होता है लो स्पीड और लार्ज पावर के लिए, अगर इस टाइप का हम यूज करेंगे तो चीपर होता है एंड स्मॉलर इन साइज। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हम कांस्टेंट स्पीड से, मोटर है तो कांस्टेंट स्पीड से ये घूमता है, ये एक एडवांटेज है। अगर कहीं भी एक पर्टिकुलर स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो आप ये इस टाइप का मोटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद पावर फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, पावर फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड। पावर फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज है। और एफिशिएंसी हाई होती है इस मशीन की, ये आप लोगों को समझना है। एडवांटेज है ये। डिसएडवांटेज देखिए, इस मोटर का एक ही होता है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सिर्फ यही है कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, यही चीज आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आपको समझना है सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है और कैसे हम इसको सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। तो ये पूरा मैंने बात किया, देखिए एप्लीकेशन पार्ट का, एडवांटेज का, डिसएडवांटेज का, बिल्कुल ब्रीफ में मैंने बताया है। अगर आपको कहीं मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन दी एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है, या फिर कहीं भी आप लोगों से सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो उसके बाद आप वर्किंग तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ साथ ही उसका आप एप्लीकेशन भी लिखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखेंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं जनरली। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रही थी कि फुल मार्क्स आप अचीव करिए, गेन करिए। उसके बाद एक नोट पॉइंट आप और लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग दी फेज सीक्वेंस। नोट पॉइंट, अब इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ था। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने की बात कही थी मैंने। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी reversed by changing the phase sequence.
जब फेज सीक्वेंस आप चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगा। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड पोलैरिटी, मतलब द रोटेशन और द रिवर्सल डज नॉट डिपेंड अपॉन द फील्ड करंट और पोलैरिटी ऑफ फील्ड करंट। पोलैरिटी ऑफ फील्ड करंट के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, यही चीज आप लोगों को समझनी है। और ये जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया आप लोगों के प्रीवियस ईयर में, यहाँ भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन में आप लोगों को फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप लोगों को ये समझना है कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है आपका एक सिंक्रोनस मोटर, और कैसे इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला पार्ट। इसके बाद आप लोग लिखिए कि वाई अ 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, उसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क क्यों नहीं डेवलप होता है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए बहुत सारे बुक में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझिए कि आप लोग अपने यहाँ समझेंगे तो अपने आप ओन वर्ड्स में आप खुद ही एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि ये भी मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं 2 केस कंसिडर करूंगी। फर्स्ट केस फिगर ए, पहले फिगर बना लेते हैं फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये हमारा हो गया स्टेटर, ये हो गया हमारा पहले का स्टेटर फिगर 1, ये हो गया हमारा फिगर 2। ये बना लीजिए, आप साथों साथ बना लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने। स्टेटर हम लोगों ने बना लिया, रोटर भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रोटर, देख लीजिए दोनों के लिए मैं बना ले रही हूं। पहले इतना आप नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं पोलैरिटी आपसे नोट डाउन करवाऊंगी, पोलैरिटी नोट डाउन कराएंगे हम। ठीक है, देखिए स्टेटर का हम लोग क्या करते हैं, पोल बना लेते हैं। स्टेटर का हमने पोल बना लिया, देख लीजिए, ये हो गया हमारा स्टेटर का पोल। मार्किंग कर देते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटर, ये हो गया हमारा रोटर, ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा साउथ नॉर्थ। कैसे आएगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप चिंता मत करिए कि ये कहाँ से आ गया है। ये हो गया हमारा स्टेटर वाला पार्ट और ये हो गया हमारा रोटर वाला पार्ट। पहले देखिए मैं फिगर ए इसको लिख करके एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम थोड़ा सा थ्योरी लिख लेंगे, ताकि आपको अगर कहीं भी मोटा मोटी पूछा जाए कि स्टार्टिंग क्यों नहीं होता, स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप क्यों नहीं होता है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। तो आपको पहले टॉपिक डाल लीजिए, वाई अ 3-phase सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए ये हमारा क्या है, स्टेटर है, स्टेटर में हमारा देखिए ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये हमारा हो जाएगा साउथ पोल, ये हमारा सर्कल रहेगा। ये हमारा हो गया रोटर, 2 पोल मशीन अभी मैंने कंसिडर किया है तो 2 पोल हो गया। यहाँ पर हमारा साउथ है, स्टार्टिंग कंडीशन है ये, जब यहाँ पर हमारा क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी है, उसके बाद ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेट करने लगेगा। लेकिन जैसे ही अगर T/2 हाफ साइकिल के बाद, T/2 साइकिल हाफ साइकिल के बाद क्या होता है हमारा, क्योंकि AC में है तो AC में हाफ साइकिल के बाद हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है,
और हमारा स्टेटर में क्या है, 3 फेज AC सप्लाई है। तो 3 फेज AC सप्लाई के लिए ये क्या है, देखिए ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए T/2 ऐसा दिख रहा था हमारा। फिर T/2 सेकेंड के लिए जब हम लोग चेंज कर रहे हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटर वाइंडिंग का हमारे जो पोल्स है, स्टेटर पोल्स, यहाँ पर नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएंगे और साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन रोटर तो हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज नॉर्थ साउथ नॉर्थ ही रहेगा। तो इसकी वजह से जो क्लॉकवाइज रोटेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, कोई भी एक रिजल्टेंट टॉर्क देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क नहीं मिलेगा। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं होता है। तो यही कारण है कि हमारा एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग नहीं होता। सिर्फ आप ये 2 डायग्राम बनाइए और इसका एक्सप्लेनेशन करिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल consider the case of figure A where our rotor is stationary। रोटर हमारा यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी है। समझ में आया, रोटर स्टेशनरी है। उसके बाद इस इंस्टेंट में, एट दिस इंस्टेंट the rotor south pole is attracted to the stator north pole। ठीक है, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, द रोटर इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट करने लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हाफ साइकिल के बाद, आफ्टर T/2 साइकिल, the polarity of stator poles are changed। स्टेटर पोल्स हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। हेंस एंड द रोटर इज स्टेशनरी hence the torque is not unidirectional unidirectional नहीं होगा हमारा। एंड पल्सेटिंग होगा, जिसकी वजह से which results in no self starting torque। तो ये पूरा देखिए एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं तो और आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, दिस इज द स्टेटर पार्ट, दिस इज द रोटर पार्ट, और हमने 2 पोल कंसिडर किया हुआ है जिसमें कि ये नॉर्थ है, साउथ है। इसका करके एक्सप्लेनेशन आप पूरा कर दीजिए। फिगर 1 में हमारा क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, फिगर 2 में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये सब पूरा है, लेकिन मैंने देखिए ऊपर आपको समझा दिया है कि क्यों सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं होता है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम कहेंगे रिजल्टेंट टॉर्क इज 0। हेंस अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये पूरी कहानी है देखिए, और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और कई बार आपके मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक किसी को भी उठाइए, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को उठा करके उसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये बुक मैंने ये टॉपिक मैंने JB गुप्ता से लिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। आप चाहे तो किसी और बुक से भी ले सकते हैं, लेकिन जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना बुक पढ़ने की आप लोगों को फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग मेथड। तो ये देखिए स्टार्टिंग मेथड भी है, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वही आपसे डिस्कस करूंगी यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठाइए, स्टार्टिंग मेथड देख करके अपना एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग।
आइए लिख लेते हैं हम पहले स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड क्या है सिंक्रोनस मोटर का। तो देखिए फर्स्ट आप एक डीसी सोर्स की हेल्प से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डीसी सोर्स, सेकंड बाय यूजिंग एसी मोटर जिसको हम पोनी मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, पोनी मोटर। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड भी है यहाँ पर हमारा, ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड। एंड हमारा फोर्थ है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग। तो ये सब पहले आप नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे बता सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जा सकता है। यही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए डीसी सोर्स अगर आपको स्टार्ट करना है तो अगर आपके पास एक डीसी सप्लाई है और एक कंपाउंड मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, तब आप क्या कर सकते हैं अपने सिंक्रोनस मोटर को कपल करके, फिर आप क्या कर सकते हैं उसको कपल करके उसको घुमा सकते हैं और जैसे सिंक्रोनस मोटर अपने एक्चुअल स्पीड को पकड़ लिया आप डीसी सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो ये पहला मेथड होता है। ठीक है, फिर से मैं देखिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ अ डीसी सप्लाई एंड अ डीसी कंपाउंड मोटर the synchronous motor is coupled and rotated until the synchronous speed is obtained, and after the achievement of synchronous speed the DC source is disconnected। तो ये थ्योरी आप लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए है यूजिंग एसी मोटर। एसी मोटर में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली पोनी मोटर पढ़ा जाता है। ठीक है, जनरली पोनी मोटर पढ़ा जाता है हमारा। तो पोनी मोटर क्या होता है देख लीजिए, एक छोटा सा हमारा एसी मोटर होता है जिसमें जो पोल्स होते हैं वो पोनी मोटर में जो हमारे सिंक्रोनस मोटर -2 पोल्स होते हैं। ये आप लोगों को बस इतना समझना है और इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, सेम कपल कर सकते हैं। कपल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं अंटिल द सिंक्रोनस स्पीड इज ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे सिंक्रोनस मोटर का पोल्स है 18, तो पोनी मोटर का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा पोल्स। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद आप लोगों को ये पढ़ना है ऑक्सिलरी मेथड स्टार्टिंग भी होता है। ऑक्सिलरी किसी भी आप एक मोटर की सहायता से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं एसी मोटर से। उसके बाद आप लोगों को ये समझना है कि डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बस एक्सप्लेन करूँगी। डैम्पर वाइंडिंग को हम एक इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है हमारा। ठीक है, इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग भी इसे कहा जाता है। जैसे कि ये डायग्राम की हेल्प से आप समझिए, ये हमारा देखिए ये हो गया हमारा स्टेटर, 3 फेज से अपना कनेक्शन है। ये आपका हो गया रोटर, ये हो गया आपका रोटर। ठीक है, और इस रोटर पोल फेसेस में हम डैम्पर वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं ऐसे। ये हो जाएगा आपका डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग। और डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, डैम्पर वाइंडिंग हमारा होता है शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ द एंड, मेटल रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है हमारा, डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ एंड्स वाया मेटल रिंग। मेटल रिंग की सहायता से इसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है
दोनों तरफ से। ये एक सिंगल फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप थ्योरी है, बिल्कुल आप बुक से, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से ये नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने एक एक पैराग्राफ का विद डायग्राम आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बताई हूँ कि स्टार्टिंग मेथड क्या क्या है। पहला, विद द हेल्प ऑफ अ डीसी सोर्स यू कैन स्टार्ट और सिंक्रोनस मोटर। सेकंड, विद द हेल्प ऑफ एसी motor, that is pony motor, you can start by using in any auxiliary machine motor you can also start, and with the help of a damper winding which is called induction motor starting you can start your synchronous motor। डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है? डैम्पर वाइंडिंग हमारा होता है एक वाइंडिंग जो कि शॉर्ट सर्किटेड होता है बोथ एंड से, और ये एग्जैक्टली सिमिलर काम करता है स्क्वायरल केज ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह। तो इतना है, आप लिख लीजिए, इतना समझिए आप और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। आगे हम देखते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं हमारे पावर फ्लो। जैसे कि हम लोगों ने ऑल्टरनेटर के केस में देखा था पावर फ्लो इन ऑल्टरनेटर, वैसे ही यहाँ पर होता है पावर फ्लो इन सिंक्रोनस मोटर। तो फटाफट देख लेते हैं पावर फ्लो इक्वेशन, पावर फ्लो कैसे आता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तब ये सब चीज़ आप लोगों को ज़रूरत होती है। एंड फिर भी अगर आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा और पावर फ्लो कैसे आप डराइव कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ही आपको डेरिवेशन करना पड़ता है कभी भी, उसके बाद चाहे तो आप याद कर लीजिए। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखाने लग गई तो आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, वो फॉर्मूला कहाँ से डराइव किया गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सिर्फ एक बार डेरिवेशन करिए, 1-2 बार, और उसके बाद आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए। टॉपिक है हमारा पावर फ्लो इन सिंक्रोनस मोटर। पावर फ्लो इन सिंक्रोनस मोटर, क्लियर है? अब एक बार आप याद करने की कोशिश करिए। अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा है पावर फ्लो इन अल्टरनेटर, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम आईए का इक्वेशन लिखते थे, और उससे भी पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, हम लोगों को बनाना पड़ेगा हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। देखिए मैं एक बार ऑल्टरनेटर का आप लोगों को बता देती हूँ, फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग ऑल्टरनेटर का, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, रिएक्टेंस था, और ये हमारा था टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज ये आरए था, ये एक्सेस था। करंट हमारा क्या हो जाता, क्योंकि ऑल्टरनेटर था तो यहाँ पर हम लोगों को करंट को डिलीवर करना होता था, इसीलिए आईए का डायरेक्शन ऐसा हो जाता था। देखिए फ्रॉम ई टू वी, समझ में आया? ऑल्टरनेटर का केस है। तो मोटर के केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम वी टू ई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोगों का ऐसा इक्वेशन आएगा जिससे करंट फ्लो हम बोलेंगे आई ए। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को कभी भी कि आईए का डायरेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि ऑल्टरनेटर के केस में करंट को डिलीवर करना होता है, हमारा करंट का ये डिलीवर होता है, इसीलिए ई टू वी इसका ऐसे डायरेक्शन आ रहा था। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है जिसे हम वीटी भी बोल सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और इतना मिला करके अपना आता था हमारा ZS। ये है हमारा सिंक्रोनस मोटर का केस। अब कुछ नहीं है, अब हम लोगों को यहाँ लूप लगा दीजिए जैसा हम लगाए थे। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अप्लाई करते हैं हम लोग लूप, अप्लाई KVL इन लूप। सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए -V प्लस में IA ZS प्लस में E = 0। यहाँ से एक तो सबसे पहले मुझे E का इक्वेशन लिख करके बताइए क्या हो जाएगा। E का इक्वेशन होगा, वहां पर V जाएगा तो ये हो जाएगा V - IA ZS। एक तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी जब आप न्यूमेरिकल देखिए, मेंस के लिए अगर आता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर ऑल्टरनेटर के केस में E = V + IA ZS होता था। मोटर के केस में यही चीज E = V - IA ZS हो जा रहा है। तो बस प्लस और माइनस का ही अंतर होता है ऑल्टरनेटर और मोटर में। और यहाँ पर इसका क्या है, हम पूरा मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों ही कंसिडर करेंगे। कंसिडर मैग्नीट्यूड एंड एंगल।
ठीक है, एंगल का भी कंसेप्ट होगा क्योंकि ZS कभी भी हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, RA प्लस JXS के फॉर्म में ही आएगा, तो एंगल का कंसेप्ट यहाँ से दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप IA की वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से जब IA की आप वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, V माइनस E अपॉन में ZS। और मैंने बताया था आप लोगों को टर्मिनल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अगर आप 0 ले रहे हैं तो इसका एंगल मोटर के केस में माइनस डेल्टा लेना पड़ता है और ऑल्टरनेटर के केस में प्लस डेल्टा लेना पड़ता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, और ZS का एंगल आप लोगों को पता ही होता है, ZS एट एन एंगल थीटा। ये चीज़ मैं वहाँ पर एक्सप्लेन की थी जब पावर फ्लो ऑल्टरनेटर में मैं बता रही थी। फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ मैं फटाफट बता दूँ, ZS XS RA देख लीजिए। ठीक है, ये सब आपको साइड में लिखना है अपने समझने के लिए। यहाँ से IA इज इक्वल टू V एंगल 0 माइनस E एंगल माइनस डेल्टा अपॉन में ZS एंगल थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन। आगे हम देखिए सॉल्व करते हैं, आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर रही हूँ यहाँ पर, प्लस माइनस का अंतर रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर IA कंजुगेट की वैल्यू कितनी आई है आपकी, क्योंकि हमें IA कंजुगेट की वैल्यू देखने को मिलेगा अभी। ये लीजिए, लिख दिया मैंने यहाँ पर IA कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB लिखा हुआ है या A प्लस JB लिखा हुआ है तो वहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो A माइनस JB हो जाता है या A माइनस IB हो जाता है, प्लस टू माइनस माइनस टू प्लस हो जाता है। V एन एंगल 0 ही रहेगा। E एट एन एंगल, पहले मैं Z के एंगल को ऊपर लेके चले जाती हूँ। देखिए पहले एक बार मैं ऊपर लेके चले जाती हूँ तो ये हो जाएगा V एंगल माइनस थीटा माइनस E एंगल माइनस डेल्टा माइनस थीटा अपॉन में ZS। ठीक है, अब आप कंजुगेट लीजिए, कंजुगेट करेंगे तो V एंगल थीटा माइनस E एंगल डेल्टा प्लस थीटा अपॉन में ZS। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? कुछ नहीं किया है मैंने, IA निकाला, IA से IA कंजुगेट निकाला है और अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट कितना होता है। कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट, जब भी देखिए कॉम्प्लेक्स पावर की बात होती है तो उसमें दो कंपोनेंट होता है P प्लस JQ और हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। P हमारा होता है रियल पावर, Q हमारा होता है रिएक्टिव पावर, इज इक्वल टू VIA कंजुगेट। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। VI कंजुगेट हमेशा हम यूज करते हैं, हमारे नेटवर्क थ्योरी में भी जब पावर निकालते थे तब भी यूज करते थे हम लोग। ठीक है, S इज इक्वल टू V एट एन एंगल 0 ही है हमारा। IA कंजुगेट आप लोगों को यहां से उठा करके रखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। लिख लेते हैं, यहां से हम लोग उठा करके वैल्यू V एंगल थीटा माइनस E एंगल डेल्टा प्लस थीटा अपॉन में ZS। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अंदर ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए S की वैल्यू क्या आएगी, V स्क्वायर एट एन एंगल थीटा माइनस EV एट एन एंगल डेल्टा प्लस थीटा अपॉन में ZS, अपॉन में ZS। इतना आप पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद हम रियल और रिएक्टिव पावर दोनों को अलग अलग करेंगे, तब वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट है। ठीक है, मिटा रही हूँ ये, मैं आगे कर रही हूँ अगला वाला पार्ट, क्योंकि फाइनल पावर P और Q का निकालना इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग एक्साइटेशन भी समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। देख लीजिए, यहां से देखिए
P इज इक्वल टू पूरा कॉस वाला कंपोनेंट होता है और हमारा J वाला Q हमारा साइन वाला टर्म होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू आएगी v स्क्वायर कॉस थीटा माइनस EV कॉस थीटा प्लस डेल्टा और डेल्टा प्लस थीटा अपॉन में ZS। ये P की वैल्यू आ गई, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। और सिंपली Q वाला हमारा साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन थीटा माइनस EV साइन थीटा प्लस डेल्टा अपॉन में ZS। ठीक है, अपॉन में ZS। तो ये आप लोगों की पूरी वैल्यू आई P और Q के, इसको आप बॉक्स में फिल कर लीजिए। अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन हम लोगों को देखिए जनरली क्वेश्चन में RA नेग्लेक्ट किया जाता है और वही चीज़ आप लोगों को नेग्लेक्ट करना है। उसके बाद कंडीशन भी निकालनी है कि मैक्सिमम और मैक्सिमम का पावर का क्या आपका आंसर आता है। ओके, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर केस अज्यूम करिए इफ RA इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी केस आपको कंसिडर करना और यही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आपसे यही केस पूछा जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। RA अगर 0 है तो मुझे ये बताइए ZS की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली एक्सेस आ जाएगी, J एक्सेस। यहाँ पर ZS का आएगा इक्वल एक्सेस एंगल थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि J का मतलब होता है प्लस J का मतलब 90 डिग्री और माइनस J का मतलब होता है माइनस 90। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कैलकुलेटर लीजिए, उसमें सिंपली J टाइप करके उसका एंगल निकालिए तो प्लस 90 आपको देखने को मिलेगा। P को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर P को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए P इज इक्वल टू v स्क्वायर कॉस 90 डिग्री माइनस EV कॉस 90 प्लस डेल्टा अपॉन में ZS हमारा हो गया है एक्सेस। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको पता है cos 90 तो होती है 0, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा ये आप समझ लीजिए। P इज इक्वल टू EV साइन डेल्टा अपॉन में एक्सेस। तो यही मैं डराइव करना चाहती थी। देखिए ऑल्टरनेट हो चाहे मोटर हो, दोनों में P का इक्वेशन सेम आ रहा है। P का इक्वेशन आपका सेम आ रहा है, पावर फ्लो। यहाँ पर हमारा P मैक्स हो जाएगा EV अपॉन में एक्सेस। समझ में आया इतनी बात? P का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम Q में भी पुट कर लेते हैं वैल्यू को। Q में जब आप पुट करेंगे, Q में जब आप पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस EV साइन 90 प्लस डेल्टा अपॉन में एक्सेस। ठीक है, अपॉन में XS। Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा? v स्क्वायर माइनस EV कॉस डेल्टा अपॉन में एक्सेस। और यहाँ से अगर आप v कॉमन निकालेंगे तो v अपॉन में एक्सेस, अंदर क्या बचेगा? v माइनस ई कॉस डेल्टा। और ये इक्वेशन आपका फाइनल इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट अगर मैं आपको कभी भी फॉर्मूला बता दूं कि देखिए ये फॉर्मूला आपको रटना है सिंक्रोनस मोटर के लिए, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे भूल जाएंगे और कन्फ्यूजन भी होगा। v माइनस ई कॉस डेल्टा था या e माइनस वी कॉस डेल्टा था, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? ये चीज आपको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक्साइटेशन भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैक्सिमम पावर इनपुट और आउटपुट पावर का कंडीशन डिराइव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये आप नोट डाउन करिए, इसको मैं वापस रिकॉल करूंगी तब इस पॉइंट पे आऊंगी। हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इनपुट मोटर का, जैसे कि हम ऑल्टरनेटर में भी डिराइव किए थे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, वैसे ही यहाँ पर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इनपुट देखेंगे, फिर पावर डेवलप्ड भी देखेंगे। ठीक है, कंडीशन
फॉर मैक्सिमम पावर इनपुट। ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इनपुट भी हम देख लेते हैं। P का हम यूज करेंगे यहाँ पर। P इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, वी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ई वी कॉस थीटा प्लस डेल्टा अपॉन में ZS आ रहा है। यहाँ से मैक्सिमम कंडीशन निकालने के लिए DP अपॉन में डी थीटा करेंगे तो आप लोगों की वैल्यू क्या आएगी, 0 से इक्वेट करना है। वो चीज़ आपको करके मुझे बताइए कि इसका रिलेशन क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। देखिए थीटा तो कांस्टेंट है, लोड एंगल के रिस्पेक्ट में डिराइव करते हैं, ये थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं था। dp अपॉन में डी डेल्टा, क्योंकि थीटा तो हमारा z का एंगल है, वो कांस्टेंट होता है क्योंकि r भी फिक्स है और एक्सेस भी फिक्स है आपका। यहाँ से मुझे इक्वेट करके बताइए कितना आ रहा है। ये तो देखिए cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, माइनस ई वी कॉस थीटा प्लस डेल्टा। तो कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, थीटा प्लस डेल्टा अपॉन में ZS। 0 से जब आप इक्वेट करेंगे, 0 से जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी ई वी साइन थीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, सिंपली साइन थीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। और आप क्या कर सकते हैं, साइन 0 कहाँ पर होता है, 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 0, 180 डिग्री से इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ से थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लोगों को समझना है, डेल्टा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये कुछ आपको डेरिवेशन पार्ट है, समझ में आना चाहिए। आप लोगों से कहीं से भी कोई भी डेरिवेशन भी पूछ सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ये हम लोगों ने देख लिया कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इनपुट। पावर फ्लो का इक्वेशन भी हम लोगों ने डिराइव किया, P और Q का इक्वेशन डिराइव किया, और फाइनल फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम देखेंगे कनेक्शन बस बार के साथ, वहां पर हम समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू बस बार। कैसे Q डिलीवर आएगा, Q एब्जॉर्ब आएगा, वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों को ये डाउट होता है डिलीवर और एब्जॉर्ब का। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग। सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू बस बार। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया स्टेटर, ठीक है, 3 फेज सप्लाई से है तो कनेक्शन कर देते हैं हम, 1 2 3। इस तरीके का कुछ आपको कनेक्शन कर लीजिए। स्टेटर हो गया, रोटर आप लोगों को कनेक्शन कर देना है, यहाँ पर आप रोटर भी बना लीजिए। रफ डायग्राम है, देखिए नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, मैं एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट बताना चाह रही थी। P हमारा होता है देखिए यूनिडायरेक्शनल, Q हम लोगों का होता है बाई डायरेक्शनल। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि Q को हम एक बार डिलीवर लेते हैं और एक बार Q को हम क्या लेते हैं, एब्जॉर्ब लेते हैं। क्योंकि मोटर का पढ़ा रही हूँ तो Q इज इक्वल टू जब निगेटिव आएगा तब क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तब क्या आएगा। ये ब्रैकेट में यहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। डिलीवर, एब्जॉर्ब, ठीक है। अभी मैं कैसे बोल रही हूँ ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है। जब एक बस बार से हम अपना सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट करते हैं तब हमें एक्साइटेशन चेक करना पड़ता है कि किस तरीके का एक्साइटेशन आ रहा है और किस पावर फैक्टर में आ रहा है, यानी कि ओवर एक्साइटेशन किस केस में आ रहा है, अंडर एक्साइटेशन किस केस में आ रहा है और कौन से पावर फैक्टर में आ रहा है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ समझनी है। और क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो Q इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये फॉर्मूला डिराइव किया मैंने,
ठीक है। आपको ये भी बताना है कि ऑल्टरनेटर के केस में Q की वैल्यू हम लोगों ने क्या डराइव किया था। केस 1 ले लेते हैं, ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन पहला केस। अब आपको पता होना चाहिए कि ओवर एक्साइटेशन के केस में E कॉस डेल्टा ग्रेटर देन V होता है। E कॉस डेल्टा, E तो हमारा एक्साइटेशन है, इसीलिए E कॉस डेल्टा ग्रेटर होगा V से। उस केस में आप ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू निगेटिव नहीं हो जाएगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 20 है, तो 10 माइनस 20 इज माइनस 10, तो यहाँ से अब आपकी वैल्यू आएगी Q, और ये होता कौन से है, लीडिंग पावर फैक्टर में होता है, हैपेंस एट लीडिंग पावर फैक्टर। और इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन मुझे बताइए कि सिंक्रोनस मोटर के केस में जब डिस्कस की थी मैं आर्मेचर रिएक्शन का, तब वहाँ पर ओवर एक्साइटेशन लीडिंग पावर फैक्टर में अब हम लोगों को क्या होता था, हम लोगों को होता था डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अंडर एक्साइटेशन, नेक्स्ट अंडर एक्साइटेशन, ठीक है। अंडर एक्साइटेशन के केस में यहां पर हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा E cos डेल्टा इज लेस देन V, हैंस Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव का मतलब मैंने यहां पर क्या कहा, डिलीवर, डिलीवर रिएक्टिव पावर, डिलीवर रिएक्टिव पावर, ठीक है, समझ में आया। Q पॉजिटिव आया, यहाँ पर हो किस पावर फैक्टर पे हो रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है, वही चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से। और थर्ड पॉइंट तो आप लोगों को पता ही है, नॉर्मल एक्साइटेशन का केस होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्साइटेशन यानी कि हमारा Q की वैल्यू E cos डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल टू V, Q इज इक्वल टू 0, यानी कि नीदर एब्जॉर्ब नॉर डिलीवर, नीदर एब्जॉर्ब नॉर डिलीवर। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा सा मोटर और के ऑल्टरनेटर के केस में थोड़ी सी दुविधा होती है, वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है, ठीक है। ओके, अब मैं एक क्या करती हूँ, मैं एक टेबल फॉर्म कर लेती हूँ एक्साइटेशन, ऑल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर का। वहाँ पर मैं चीज़ें आप लोगों को अच्छे से और समझा पाऊंगी, क्लियर कर पाऊंगी। सिर्फ ये टेबल आप देख करके जाइए, और उसके बाद आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम पावर कर्व देखेंगे, पावर एंगल कर्व। तो यहाँ पर आप एक टेबल फॉर्म करेंगे, एक साइड ऑल्टरनेटर लिखेंगे और मोटर लिखेंगे, तभी आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर होगी आप लोगों की, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे क्यों डिलीवर एब्जॉर्ब में। पहला केस एक्साइटेशन, ठीक है। एक तरफ हम ड्रॉ करेंगे, देखिए ऑल्टरनेटर का, और एक तरफ हम ड्रॉ करेंगे मोटर का। क्योंकि एक्साइटेशन की बात हो रही है तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू V अपॉन में एक्सेस E cos डेल्टा माइनस V। चाहे आप लोगों को डाउट है तो प्रीवियस क्लास का नोट्स उठाइए और देखिए, ये चीज़ मैंने यहाँ ड्राइव किया था और कहा था इंपॉर्टेंट है एक्साइटेशन समझने के लिए। सिर्फ नेगेटिव में अंतर होता है डेल्टा। आई होप ये इक्वेशन आप लोगों को याद होगा, और नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेरिवेशन वाला पार्ट मेरा वीडियो देखिए और वहाँ से समझने की कोशिश करिए क्यों कहाँ से आया है, अदरवाइज ये क्लास आप लोगों को फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट लगने लगेगी। पहला केस ओवर एक्साइटेशन, जैसा कि हम लोगों ने देखा ओवर एक्साइटेशन में E cos डेल्टा इज ग्रेटर देन V, यानी कि Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऑल्टरनेटर के केस में Q पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, डिलीवर करना रिएक्टिव पावर, फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज लैगिंग पावर फैक्टर,
थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजेशन। ये पॉइंट आप लोगों को समझनी है। देख लीजिए 4 पॉइंट है, ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। सिमिलरली ओवर एक्साइटेशन के केस में हमारा यहाँ से देखिए E cos डेल्टा ग्रेटर देन V, Q comes out to be negative, but here deliver reactive power but at leading power factor, ठीक है। और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजेशन। ये पहला पॉइंट ओवर एक्साइटेशन का। सेकेंड अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन भी हम देख लेते हैं। अंडर एक्साइटेशन E cos delta is less than V, Q is equal to negative but at leading power factor. Second, absorb reactive power, and the fourth point is magnetization. इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजेशन। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेबल आप लोगों के लिए हो जाएगी एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए। इतना पढ़ के जाइए, फिर थ्योरी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडर एक्साइटेशन के केस में, मोटर के केस में E cos डेल्टा इज लेस देन V, Q comes out to be positive and absorb reactive power. Next point is lagging power factor, ठीक है। And the last point is magnetization. Effect of armature reaction is magnetization. And what about the normal excitation? नॉर्मल एक्साइटेशन में दोनों का ही केस सेम रहेगा। नॉर्मल एक्साइटेशन Q comes out to be 0, neither, and UPF पावर फैक्टर का केस है ये, neither deliver nor absorb, and the effect of armature reaction is cross magnetization. ये चीज यहाँ पर भी लागू होगा। Q comes out to be 0 at unity power factor. Effect of armature reaction is cross magnetization and neither absorb nor deliver. जब भी आप ऑल्टरनेटर और मोटर को कंबाइन करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने वी कर्व भी बताया था वहाँ पर, मैंने आर्मेचर रिएक्शन भी बताया था वहाँ पर, तब आप लोगों को चीज़ें डिफरेंस समझ में आया होगा। कभी भी कंसेप्ट आपके लूज नहीं होंगे, क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। अब आप ये टेबल बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए मैं टेबल भी बना देती हूँ। ये बना दिया टेबल। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये लीजिए, ये बन गया पूरा टेबुलर फॉर्म में। कभी भी आप चीज़ें अगर टेबुलर फॉर्म में याद करते हैं तो वो लंबे समय तक के लिए आप लोगों को याद रहता है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि टेबुलर फॉर्म में चीज़ें को आप याद रखते रहिए, क्योंकि क्या होता है रिवीजन के टाइम में आप लोगों को ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फटाफट आप देख लेते हैं। कहीं भी अगर आप देखिए नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज़ को आप अपने वॉल में पेस्ट कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कंसेप्ट पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ टर्म है जो मुझे लगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताना चाहिए। जैसे कि डैम्पर वाइंडिंग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वहाँ पर हम लोग बस ये बोल दिए थे कि डैम्पर वाइंडिंग कहाँ कनेक्टेड कर रहता है। इसमें आप कुछ नोट पॉइंट और ऐड कर लीजिए, एक हेडिंग डाल करके डैम्पर वाइंडिंग का। दे आर मेड अप ऑफ लो रेजिस्टेंस कॉपर और एल्यूमिनियम और ब्रास। एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास का बना रहता है। ये मटेरियल हो गया। कई बार देखिए आपको वनडे एग्जामिनेशन में मटेरियल ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि ये किस चीज़ का बना रहता है, आर्मेचर किस चीज़ का बना रहता है, डैम्पर वाइंडिंग किस चीज़ का बना रहता है। तो यहाँ से आप लोगों को पता रहना चाहिए कि लो रेजिस्टेंस कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रास का ये बना होता है। और इसको हम लोगों ने अभी देखा था कि कहाँ पर प्लेस्ड करते हैं। दे आर इंसर्टेड इन द स्लॉट्स अंडर द पोल शू। तो ये लिख लीजिए, दे आर इंसर्टेड in the slots under the pole shoe, under the pole shoe। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, ये हमारा हो गया था स्टेटर,
ये हमारा हो गया था स्टेटर और ये हमारा हो गया है मान लीजिए रोटर। 4 पोल अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हैं 4 पोल कंसिडर कर लीजिए। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पोल फेसेस में, रोटर पोल फेसेस में हम डैम्पर वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का हम कनेक्शन करते हैं। ओके, सो दे आर इंसर्टेड इन द स्लॉट्स मेड अंडर द पोल शो। और ये कैसा हम करता है, दोनों तरफ शॉर्ट सर्किटेड वाया, हम लोगों को मेटल रिंग्स हम ऑलरेडी देख लिए हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पूछा कहाँ से जाता है आप लोगों को क्वेश्चन, पहला सिंक्रोनस जनरेटर में इसका काम क्या है ये पूछा जाएगा एमसीक्यूज क्वेश्चन में। सेकंड, सिंक्रोनस मोटर में क्या काम है इसका ये पूछा जाएगा। बस इससे ज़्यादा डैम्पर वाइंडिंग के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाता है जनरली। तो देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर में जब आप पढ़ रहे हैं तो 2 एप्लीकेशन आपको इसका पढ़ना पड़ेगा। पहला एप्लीकेशन यूज करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का, दे आर यूज्ड टू एलिमिनेट हंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को डैम्पर वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। हंटिंग अभी हम देखेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है। सेकेंड, टू सप्रेस द नेगेटिव सीक्वेंस करंट। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटर में, ऑल्टरनेटर के केस में हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। और सिंक्रोनस मोटर में हम यूज करते हैं टू एलिमिनेट हंटिंग। फर्स्ट, to eliminate hunting, this is the first application of damper winding in case of synchronous motor. The second application that we have already seen to start for starting purpose के लिए ये यूज किया जाता है हमारा डैम्पर वाइंडिंग। इससे ज़्यादा आप लोगों को कहीं डैम्पर वाइंडिंग के क्वेश्चन नहीं आएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इसी 4-5 पॉइंट से। तो लिख लीजिए डैम्पर वाइंडिंग किसी भी एक पेज में नोट डाउन करके, और इसका एप्लीकेशन और किस चीज़ का बना रहता है, और दे आर शॉर्ट सर्किटेड वाया मेटल रिंग्स। इतना आप लोगों को पढ़ना है डैम्पर वाइंडिंग का। ठीक है, और अभी मैंने कहा कि मैं हंटिंग डिस्कस करूंगी तो छोटे से टर्म में हम लोग ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को हंटिंग क्या होता है। तो हेडिंग डालिए हंटिंग। ठीक है, हंटिंग हेडिंग डालिए। छोटा टॉपिक है, देखिए एकदम छोटा सा टॉपिक है, कई बार इससे लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है हंटिंग से। तो लिख लेते हैं कहीं भी पेज में हंटिंग, और इसको देखिए स्विंगिंग भी बोलते हैं। ये कॉमन है मोटर और अल्टरनेटर के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। क्या होता है ना, हम लोगों का जब सडन लोड आ जाता है सिस्टम में, या फिर सडन वेरिएशन आ जाता है फील्ड सिस्टम में, या फिर सडन हम रिमूव करते हैं लोड को, तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम में एक ऑसिलेशन आने लगता है अबाउट इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसी को हम बोलते हैं हंटिंग। बेसिकली स्विंगिंग और ऑसिलेशन अबाउट इट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द oscillations around the new equilibrium position due to first sudden change in load, second sudden removal of load, ठीक है, और थर्ड सडन चेंज इन फील्ड। ठीक है, सडन चेंज इन फील्ड। तो ये सब फील्ड सिस्टम, ये सब हमारे रीजन हो सकते हैं। फील्ड सिस्टम लिख लीजिए। ये सब रीजन हो सकते हैं हंटिंग प्रोड्यूस करने का। जब कभी आप सडन लोड को कनेक्ट कर दिए, सडन लोड को रिमूव कर दिए, सडन चेंज कर दिए फील्ड सिस्टम में, तो हमारा हंटिंग देखने को मिलेगा आपके सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर में, सिंक्रोनस जनरेटर में। इसी को हम बोलते हैं हंटिंग और स्विंगिंग, कॉमन सा टर्म है। अब यहाँ पर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। मेथड्स टू रिमूव हंटिंग, हंटिंग रिमूव करने के लिए क्या तरीका होता है ये हम अब देख लेते हैं।
तो पहला आप हंटिंग को रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील की सहायता से आप इस हंटिंग को रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लाई व्हील। सेकेंड, बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, जो अब हम अभी देखें, बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट बाय operating the machine at suitable synchronizing power coefficient, तो थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। मैं बस वैसे समझाने के लिए लिखी हूँ कि that methods to remove hunting, first by using flywheel you can remove hunting or swinging. Second method is that by using the damper winding you can remove hunting, and third by operating the machine at a suitable power synchronizing power coefficient you can eliminate hunting। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लास्ट देखिए जो हमारा टॉपिक है वो मैंने जैसे कि डिराइव किया था आप लोगों के लिए सेलिएंट पोल के केस में, मैंने टेन साई और ई का इक्वेशन डिराइव किया था। तो वहाँ से मैंने एक लैगिंग और लीडिंग का केस आपसे डिस्कस किया था। यूपीएफ केस आप रख सकते हैं, जब पावर फैक्टर को आप 1 कर देंगे तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये सब चीज़ आप पुट करके मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर का सिर्फ प्लस माइनस में अंतर है। आपको पूरा डेरिवेशन पार्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लीजिए और अपने कहीं भी फॉर्मूला शीट में इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिए, अदरवाइज भूल जाएंगे। रिवीजन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट हम एक और चीज़ देख लेते हैं, बाकी चीज़ मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड कोई डाउट है तो। सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर, इसमें देखिए मैं फिर से 2 रिएक्टेंस थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करूंगी कि पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, XD XQ सब कुछ एक्सप्लेनेशन सेम है, सिर्फ हमारा फॉर्मूला में चेंज आएगा। वही चीज़ मैं आपसे यहाँ पर लिखवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर, पहला लिख लीजिए यहाँ पर साई इज इक्वल टू फाई माइनस प्लस डेल्टा। ये चीज़ अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे कंपेयर करके बताइएगा कि अल्टरनेटर और मोटर केस में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हम कंसिडर करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए और प्लस हम कंसिडर करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटर के केस में वहाँ पर ई के साथ प्लस डेल्टा एंगल लगाते थे, मोटर के केस में ई के साथ माइनस डेल्टा एंगल लगाते हैं। प्लस हम लेते थे लैगिंग के लिए, माइनस हम लेते थे लीडिंग के लिए। ये अल्टरनेटर की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर मोटर के लिए ऐसा हमारा साइन कन्वेंशन होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। उसके बाद 10 साई की वैल्यू आप लोगों को नोट करनी है। देखिए ये हमारा होता था V साइन फाई। उसके बाद आप लोगों को नोट डाउन करना है माइनस प्लस IA XQ अपॉन V cos फाई माइनस IA RA। यानी समझने वाली बात यह है कि IA RA आप नोट, ऑल्टरनेटर के केस में यहाँ पर प्लस आता था, याद करिए, एक बार पेज पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। V cos फाई प्लस IA RA, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस माइनस आता था। प्लस हम लैगिंग के लिए लेते थे, माइनस हम लीडिंग के लिए लेते थे। यहाँ पर माइनस लैगिंग के लिए ले रहे हैं और प्लस लीडिंग के लिए ले। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक बार कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे हुआ। उसके बाद आप याद रख लीजिए, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद बैक EMF का फॉर्मूला E इज इक्वल टू V cos डेल्टा तो हमारा होता ही था। उसके बाद माइनस IQRA माइनस प्लस ID XT। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, और जिसे हम बोलते हैं बैक EMF इन केस ऑफ मोटर।
बैक EMF इन केस ऑफ मोटर V cos डेल्टा माइनस IARQ माइनस प्लस IDXT। ये थोड़ा सा आप लोगों को बस समझना है, अदरवाइज हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। और देखिए अगर आप चाहें तो किसी भी आप एक बुक को उठाइए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को, और वहाँ से फेजर डायग्राम आप नोट डाउन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। लैगिंग का मैंने केस डिस्कस किया था, ऑल्टरनेटर का, आप लीडिंग का भी ड्रॉ करके देखिए, मोटर के केस में भी ड्रॉ करके देखिए, और मुझे ये बताइए कि ये डेरिवेशन का आपका सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ टॉपिक कवर किया हुआ है, अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर उस पर जरूर हम विचार करेंगे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।